जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है प्यारे साथियों। तो 16 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज का 17वां प्रैक्टिस सेट है। आप जानते हैं कि हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न मिलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इन 20 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, आप लोग हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा प्यारे साथियों। और हम इस वीडियो का 200 का लाइक का हम यहाँ पर टारगेट रखते हैं, तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस टारगेट को पूरा जरूर करेंगे दोस्तों। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों। आप सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। विश्वास करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में दोस्तों व्यस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। देखिए दोस्तों, एक आदमी है, यहाँ से इस पॉइंट से इस बिंदु से यहाँ तक जाता है। 105 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है। 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक बार दोस्तों गया, वापस फिर यहाँ से वापस फिर वह चला आया। ठीक है, तो एक बार जानते हैं जब पानी में चल रहे हैं नाव लेकर, एक बार तो आप धारा की दिशा में चलेंगे, एक बार आप धारा के विपरीत चलेंगे। जब धारा की दिशा में नाव चलाएंगे, जिस दिशा में धारा बह रही है, तो उस समय चाल क्या होगा, तेज हो जाएगा। तो इसका मतलब धारा का चाल और नाव का चाल जुट जाएगा। और जब धारा के विपरीत चलेंगे तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपका चाल कम होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब विपरीत चलेंगे तो धारा और नाव की चाल को घटाएंगे। बस यही कंसेप्ट लगाना है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। 105 किलोमीटर की दूरी तय करना है। एक बार धारा के दिशा में गया, तो धारा का दिशा में जब चलेंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुटेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा यह नाव की चाल है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। यहाँ पर 10 दोस्तों 5 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिएगा। प्लस एक बार धारा के विपरीत दिशा में वापस आएगा तो इतना ही दूरी तय करेगा, 105 ही किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में होकर वापस आएगा। तो उस कंडीशन में चाल घटेगा, विपरीत दिशा में जब चलेगा तो चाल घटेगा। तो 10 में से आप 1.5 घटाएंगे तो 7.5 हो जाएगा प्यारे साथियों, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव हटेगा ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर काटिए इसको, 105 नीचे 105 ऊपर, 10 बार में कट गया, यहाँ पर ये 10 हो गया। ठीक है, आप 75 से काटिए 105, 15 से काटिए, 15 5 75 और 15 7 105 हो गया 70। 5 से काटेंगे 70 को, 14 5 70, 14 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना समय हो गया, यहाँ पर समय कितना हो गया, 10 घंटा यहाँ पर समय लगा, अब प्लस 14 घंटे का समय यहाँ पर लग गया। टोटल कितना समय लग गया उसको, 24 घंटे का समय लग गया दोस्तों। 24 घंटा इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर है प्यारे साथियों। दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, देखिए समय कैसे निकलता है, दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी 105 था, चाल क्या है 10.5, दूरी बट्टे चाल करके समय निकाल लेंगे तो टोटल कितना समय लग जाएगा, यहाँ पर 24 घंटे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया है। इस सवाल को आराम से सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे और सवाल को समझने का प्रयास करिए दोस्तों। सवाल में क्या बोला जा रहा है, क्या करना है, एक बार सभी लोग सवाल को बड़े आराम से ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया है, एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त किया जा सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया गया है, 1/3 के बारे में बोला गया है। 1/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। टोटल हिस्सा क्या था, 3, जिसमें से एक हिस्सा को बेचा गया है 15% की हानि पर। एक हिस्सा को दोस्तों 15% की हानि पर बेचा गया है
ये 15% हानि पर बेचा गया है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 गुना 15 यानी 15% का हानि यहाँ पर हो गया, 15% का यहाँ पर हानि हो गया। क्लियर है। टोटल हिस्सा क्या था 3, जिसमें से एक हिस्सा को 15% की हानि पर बेचा गया है, तो 15% हानि यहाँ पर हो गया। अभी कितना हिस्सा शेष बच गया, 2 हिस्सा। अब ये 2 हिस्सा जो है दोस्तों, इस 2 हिस्से को बेचा जाएगा कितने परसेंट के लाभ अथवा हानि पर, कि पूरे लेन देन में इसको कितने का लाभ होना चाहिए, कितने का पूरे लेन देन में लाभ होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों 15% का। क्लियर है। पूरे लेन देन में इसको 15% का लाभ होना चाहिए। तो पूरा लेन देन का मतलब क्या है, पूरा टोटल 3 हिस्सा बेचने पर, तो 3 हिस्सा जब बेचिएगा तो कितना परसेंट का लाभ कह रहा है या होना चाहिए 15% का। इसका मतलब टोटल कितना लाभ होना चाहिए 15 या 45%। अब यहाँ से समझने का प्रयास करिए दोस्तों, यहाँ पर 15% की हानि है, ओवरऑल 45% है। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या रही होगी वह 45 से ज़्यादा रही होगी। यानी 45 कैसे आया है, यहाँ पर जो भी संख्या रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी संख्या रहा होगा उसमें से जब आप 15 घटाए हैं तो 45 बचा है। तो इसका मतलब साफ है यहाँ जो संख्या रहा होगा वो पक्का 60 रहा होगा दोस्तों। क्या रहा होगा 60%। अब 60 में से जब आप 45 घटाएंगे तो 60 में से जब आप 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 45 बचेगा। अब यहाँ जो है दोस्तों, यहाँ पर जो संख्या होगा, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रख दिया जाए जिसमें 2 से गुणा कर दें 60 बन जाए, 2 से गुणा करने पर 60 बन जाए। तो इसका मतलब साफ है यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा 30 दूना 60 हो जाएगा। इसका मतलब जो शेष हिस्सा बच रहा है दोस्तों उसको आपको बेचना है 30% के लाभ पर। इसका राइट आंसर क्या होगा 30%। इस प्रकार से इस सवाल को लगाने हैं दोस्तों। ठीक है, 30% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट करके क्या इस सवाल में कोई आपको दिक्कत परेशानी है, बताइए दोस्तों, इसमें कोई समस्या आपको है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस सवाल को एक बार सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे। पढ़िए दोस्तों, एक बार सवाल को पढ़ के समझिए क्या कह रहा है सवाल में। देखिए बोला गया है एक सोफा सेट को 10%, 5% और 2% की क्रमिक 3 छूटों पर विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एक सोफा सेट है जिसमें 3 प्रकार के छूट दिए गए हैं, क्रमिक छूट दिए गए हैं 10, 5 और 2%। सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 रुपया है। दोस्तों आप जानते हैं जो छूट दिया जाता है प्यारे साथियों वह दिया जाता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये इसका अंकित मूल्य है। अब इस 18,000 रुपये पर 3 छूट दिए जा रहे हैं जो कि कैसे हैं, क्रमिक हैं। क्रमिक का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक, उसके बाद भी छूट, उसके बाद भी छूट। 10% का छूट दिया गया, इसका मतलब 90% पर यहाँ पर बेचा गया। भाई कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, जब 10% का छूट दिया गया तो स्वाभाविक बात है वह 90% पर बिकेगा। तो 90% का मतलब 90/100 हो जाएगा। इसके बाद भी वह 5% का छूट देता है, तो 5% का जब छूट देगा तो 95% पर बिकेगा यह। इसका 95% 95/100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2% का और छूट है, तो 2% का छूट और है, इसका मतलब वह 98% पर बिक गया। 98% पर दोस्तों वह वस्तु बिक गई। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल करिए पहले, यहाँ पर 4 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 4 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए प्यारे साथियों, अब आपको 98, 95, 9 और 18 का गुणा करना है। अगर आप गुणा करने बैठ गए तो कहीं ना कहीं आप समय ज़्यादा व्यतीत कर देंगे। तो इस कंडीशन में आपको लगाना है डिजिटल सम। अब डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, अंकों का योग आपको 9 बनाना है, अंकों को जोड़ के क्या बनाना है 9 बनाना है। और जहां 9 बन गया, 9 का मतलब 0 खत्म कर देना है, 9 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 1 9 यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 है। अगर किसी भी संख्या में अगर 9 का गुना है तो उसका डिजिटल सम 0 आता है। ठीक, इसका पूरा का पूरा डिजिटल सम दोस्तों 0 आएगा। अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका डिजिटल सम दोस्तों 0 आ रहा है। तो 0 किसका आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से 9 पहले हटाइए और यहाँ से 6 1 7 2 9 हटाइए, 8 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम दोस्तों 1 आ रहा है। तो इसका तो 0 नहीं आया, इसका तो 1 आया, इसका मतलब ऑप्शन यह सही नहीं है। क्लियर। आइए इसके बाद क्या है, यहाँ पर 8 1 9, 9 खत्म हो गया, 6 4 10, इसका भी डिजिटल सम दोस्तों 1 बन रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए 8 1 9
और 5 4 9, इसका डिजिटल सम दोस्तों 0 आ रहा है। तो हो सकता है यह ऑप्शन सही हो, लेकिन एक ऑप्शन और बच रहा है, इसको भी चेक कर लीजिए। 7 2 9 और 3 1 4, इसका डिजिटल सम दोस्तों 4 आ रहा है। तो ये तो नहीं सही है, क्योंकि 4 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम 0 आएगा वही इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 का डिजिटल सम 0 आ रहा है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग बिना कैलकुलेशन किए डिजिटल सम कंसेप्ट से सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप डिजिटल सम नहीं जानते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करिए, मैं आपको डिजिटल सम के बारे में बता दूंगा कि कैसे आप डिजिटल सम को हर एक सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए भैया, यहाँ पर दिया गया है पहली और दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात 3:4 है। तांबा है दोस्तों और सोना है, तांबा है और सोना है। इसमें पहली जो मिश्र धातु है, इसमें 3, तांबा का अनुपात क्या है 3 है और सोना का अनुपात क्या है दोस्तों 4 है। दूसरी मिश्र धातु में क्या है तांबा का अनुपात 2 है और सोना का क्या है 5 अनुपात है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा जा रहा है। पहली मिश्र धातु का 14 ग्राम, पहली मिश्र धातु का 14 ग्राम, ये टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पर 4 3 + 3 7 ग्राम, 7 अनुपात। 7 अनुपात का मान कितना दिया गया है 14 ग्राम, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 2 ग्राम, 1 अनुपात का मान 2 ग्राम। तो भाई पहले जो मिश्र धातु है उसमें तांबा कितना है 3 अनुपात, 1 अनुपात का मान अगर 2 ग्राम है तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6 ग्राम, 6 ग्राम होगा। और सोना कितना है पहले मिश्र धातु में 4 ग्राम, 1 का मान अगर 2 है तो 4 का मान 8 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर आइए, दूसरी मिश्र धातु में दोस्तों 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। दूसरा मिश्र धातु जो है वह टोटल कितना है 21 किलोग्राम। ठीक है, 21 किलोग्राम है। अब यहाँ पर अनुपात में कितना ग्राम है, यहाँ पर अनुपात में दोस्तों 2 + 5 यानी 7 ग्राम है। तो 7 अनुपात का मान है दोस्तों 21, 7 अनुपात का मान प्यारे साथियों 21 है। तो बताइए 1 अनुपात का मान क्या होगा, 1 अनुपात का मान दोस्तों 3 हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 3 होगा। अगर 1 अनुपात का मान 3 है तो इस 2 अनुपात का मान क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 अनुपात का मान क्या होगा दोस्तों 6 हो जाएगा और 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ठीक, 3 तांबा और यहाँ पर सोना का अनुपात निकल गया मिलाने के बाद। जब आप 14 किलोग्राम और 21 किलोग्राम जब मिलाए हैं तो इसका अनुपात यह बन गया, ये वाला अनुपात बन गया। क्लियर है। अब इसको जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया यहाँ पर तांबा का अनुपात कितना हो गया टोटल, तो 6 6 12 हो गया यहाँ पर, 6 6 12। और सोना कितना हो गया 18 5 23, 18 5 23 यानी 12 संबंधित 23 इसका राइट आंसर है दोस्तों। 12 संबंधित 23 किस ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर 4 में है और ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। इस प्रकार के मिश्र अनुपात जो होते हैं इस प्रकार से लगाते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझा भी होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि पिछले साल आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और इस साल किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, कार्य और समय का सवाल दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों P किसी कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, Q और R समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। P Q R ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 40 दिनों तक साथ कार्य किया। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि टोटल कार्य कितना है दोस्तों। टोटल कार्य कितना है, पहले जब P कर रहा है काम को तो वह 200 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक, अब Q + R यानी Q और R जब मिलके करते हैं तो उसी काम को दोस्तों 100 दिन में समाप्त कर देते हैं, 100 दिन लगता है। क्लियर। आप क्या करिए 100 और 200 का निकालिए लघुत्तम, जो लघुत्तम आएगा वही टोटल कार्य है। तो 100 और 200 का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों 200, 200 से भाग करिए 200 में तो 1 बार जाएगा, यानी P की क्षमता निकल जाएगी 1 अनुपात। P का क्षमता कितना हो गया 1 अनुपात। अब जब आप 100 से भाग देंगे 200 में तो 2 बार जाएगा, तो इससे क्या पता चला P और Q की क्षमता क्या निकल गई 2 अनुपात। ठीक है, हुआ क्या P Q R तीनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं और 40 दिनों तक साथ काम किया। P Q R अगर तीनों लोग एक साथ काम किए हैं दोस्तों 40 दिन तक है, तो 40 दिन में कितना काम कर दिए हैं ये लोग, 40 दिन में यह कितनी की क्षमता से काम करेंगे 2 + 1 3 की क्षमता से।
3 की क्षमता से काम करेंगे दोस्तों। 4 3 12, 120 काम इन्होंने मिलकर कर दिया 40 दिन में। टोटल काम था दोस्तों, टोटल काम था 200, जिसमें से 120 काम तो हो गया, 120 काम निकल गया, तो बचा कितना काम? अभी भी दोस्तों 80 काम बचा है करने के लिए। 80 काम दोस्तों अभी भी बचा है करने के लिए। अब ये 80 काम कौन करेगा? 80 काम करने के लिए क्या होगा यहाँ पर? जब 40 दिन तक इन्होंने काम किया है तो क्यू ने कार्य छोड़ दिया और पी तथा क्यू ने मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में पूरा कर दिया। अच्छा, ये जो 80 कार्य है दोस्तों, जो शेष काम बच रहा है 80 कार्य, अब तो क्यू ने तो काम छोड़ ही दिया है। जब क्यू छोड़ दिया है दोस्तों, तो पी और आर मिलकर इस 80 कार्य को 40 दिन में पूरा कर देते हैं दोस्तों। तो कितना क्षमता हो गया इनका? इनका क्षमता हो गया दोस्तों 2। पी प्लस आर 80 काम को 40 दिन में करते हैं, तो कार्य बट्टे दिन होता है क्षमता। तो इनका क्षमता कितना निकल गया? इनका क्षमता निकल गया दोस्तों 2। अब आइए, आपको किससे काम कराना है? तो कह रहा है ज्ञात कीजिए क्यू अकेले कुल कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो आपको क्यू की क्षमता चाहिए, तो आप क्यू की क्षमता कैसे निकालेंगे? देखिएगा यहां पर समझिए, अगर क्यू प्लस आर की क्षमता दोस्तों 2 है, ठीक है, जिसमें से दोस्तों P की क्षमता दोस्तों यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि P प्लस R की क्षमता 2 है, P और R की क्षमता 2 है और P का क्षमता अकेले 1 है, तो इसका मतलब साफ है कि R का क्षमता भी क्या है दोस्तों? 1 है। तभी ना आप P प्लस R को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आइए दोस्तों, Q प्लस R की क्षमता क्या है? 2 है, जिसमें 1 से R की क्षमता क्या है दोस्तों? 1 है। तो इसका मतलब Q की क्षमता भी कितनी है? Q की क्षमता भी दोस्तों 1 है। Q का क्षमता 1 है। अब टोटल काम भैया 200 है। अब ये 200 काम करने के लिए Q अकेले काम करेगा 1 की क्षमता से, तो प्यारे साथियों 200 दिन का समय ले लेगा Q अकेले इस काम को करने में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 200 दिन। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप लोगों ने समझ लिया होगा। 200 दिन इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपसे मैं निवेदन विनती करता हूं कि आपके जितने भी भाई दोस्त बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए दोस्तों। आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग इसे लाइक करिए, अपना प्यारा सा छोटा सुंदर सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए। जो भी समस्या है आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी लोग इस सवाल को आराम से पढ़िए दोस्तों, सभी प्यारे साथी इस सवाल को बड़े आराम से ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या कहा जा रहा है इस सवाल में दोस्तों? इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, आप सभी लोग इस सवाल को पढ़कर समझिए, बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या है। क्या है दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? आप सभी लोग सवाल को पढ़कर समझिए पहले, इसके बाद इसका आंसर करने का प्रयास करिए दोस्तों। आइए समझते हैं क्या कहा जा रहा है। यदि एक दुकानदार 10% छूट देता है तो उससे 10% का लाभ होता है दोस्तों। 10% छूट भी देता है तो उसके बावजूद भी दोस्तों उसको 10% का लाभ होता है। प्यारे साथियों आप लोग यहाँ पर एमपी यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य और सीपी यानी क्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। तो कैसे निकलता भैया? देखिए जितना आपको लाभ हो रहा है जितना परसेंट 100 में जोड़ेंगे तो वह निकलता है अंकित मूल्य। तो 100 प्लस 10% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 10 यानी 110 अनुपात हो जाएगा दोस्तों इसका, किसका? 110 अनुपात हो जाएगा किसका? अंकित मूल्य का। क्लियर? जितना आप छूट देते हैं 100 में से घटाएंगे वह क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। तो 100 माइनस 10 का छूट दिया गया है, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए समझते हैं आगे। कह रहा है कि उन्हीं शर्तों के अंतर्गत यदि वह 25% छूट प्रदान करता है दोस्तों तो उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी। प्यारे साथियों लाभ हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लाभ और हानि दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य पर होता है दोस्तों। एक बात बताइए दोस्तों, छूट तो आप जानते हैं अंकित मूल्य पर मिलता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर अनुपात में अगर एक जीरो और बढ़ा दें तो इसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके अनुपात में दोस्तों किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए भाई, हाँ जी आइए
यदि वह 25% का छूट प्रदान करता है दोस्तों, 25% का छूट अगर दे दे भैया, 25% का छूट दे दे अंकित मूल्य पर, तो बताइए भाई वो कितने में बेचेगा, उसका एसपी क्या हो जाएगा, उसका एसपी क्या होगा भैया, उसका एसपी हो जाएगा 1100 का 25% छूट, इसका मतलब 75 में बेचेगा, 75 में बेचेगा, ये उसका अंक विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 का गुना करना 11 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 7 5 12 के 2 हासिल का 1 7 1 8, 825 रुपये में बिकेगा दोस्तों। क्लियर है भैया, 825 रुपये में सामान को बेचा जाएगा। बताइए 900 रुपये का सामान आपने खरीदा है, 825 रुपये में बेच दिया, तो आपको घाटा हुआ कि फायदा। भाई 900 रुपये में आपने सामान को खरीदा है, 825 रुपये में सामान को बेचा है, तो स्वाभाविक बात है भैया आपका क्या होगा, नुकसान होगा, यानी हानि होगा। तो कितने का हानि हो गया भाई, यहाँ से कितने का हानि हो गया भैया, 75 रुपये का यहाँ पर हानि हो गया। हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, हानि परसेंट किस पे निकालते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य पर, चाहे हानि परसेंट हो या लाभ परसेंट हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 75 बटे यहाँ पर 900 हो जाएगा, 75 बटे 900 गुना 100। क्लियर, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ेगा, यहाँ पर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 3 9, 25 से 3 75, 25 बार में कट जाएगा। 25 बट्टे 3 का मतलब 25 में भाग दीजिए दोस्तों 3 से, तो 3 8 24, 8.33 आएगा दोस्तों इसका उत्तर, 8.33 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 8.33%। क्लियर है, और किसका 8.3% का नुकसान यानी हानि होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर दिया गया है दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर और 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीकता से मापने के लिए किया जा सकता है। प्यारे साथियों, जब आप किसी चीज़ को मापने के लिए बड़े से बड़े माप की ज्ञात करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको हमेशा मौसो निकालना होता है। तो यहाँ पर आपको मौसो निकालना है, तो मौसो कैसे निकालेगा भैया, सबसे पहले आपको इसको सभी को सभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 800 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 8 मीटर में तो 800 सेंटीमीटर, 800 प्लस 75, इसका मतलब 875 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, आइए 1.75, तो इसको जब आप मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा भैया, 175 हो जाएगा। क्लियर, अब 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर यानी 1220 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। 875, 175 और 1220 का मौसो निकालना है दोस्तों। तो मैं आपको मौसो तो बताया हूँ कैसे आप मौसो निकालते हैं दोस्तों, मौसो कैसे निकाला जाता है। अब आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7वां प्रश्न जो है दोस्तों, ये मौसो निकालना है 875, 175, 1220 का। इसका आप लोग मौसो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आ रहा है दोस्तों। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कौन सा विकल्प इसका सही है दोस्तों। बताइए, सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिए जल्दी से दोस्तों, कौन सा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। प्यारे साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिया जा रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों, देखिएगा। कहा गया है इसमें, सोहन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लिया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। किस्त वाले क्वेश्चन हैं, कितने किस्त हैं भैया, 3 किस्त हैं, 3 किस्त हैं। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त 1250 रुपये की थी तो सोहन द्वारा उधार लिया गया धन कितना था दोस्तों। निकटतम पूर्णांक मान बताना है आपको, दशमलव से नहीं खेलना है, बस पूर्णांक बताना है। प्यारे साथियों देखिएगा, किस्त वाले सवाल लगाने के तरीके हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आप लोग नहीं देखे भैया, आप लोग देखिए, वीडियो को देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं बताया हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं कोई फेक आपसे नहीं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ दोस्त। बस आपके एग्जाम में जो पिछले साल पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, हमने बताया है पिछले वीडियो में कि कैसे आप किस्त वाले सवाल लगाते हैं। किस्त वाले सवाल लगाने का तरीका समझिए दोस्तों। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/5। 1/5 20% का मान होता है दोस्तों।
ठीक है भाई, 1/5 20% का मान होता है। यानी 1/5 का मतलब क्या हुआ, पहले साल का कीमत क्या था 5, किस्त कितना देना था आपको 6। दूसरे साल जाएंगे 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25, 6 का 36। तीसरे किस्त में जब जाएंगे तो 25 पाँचे 125, 125, 36 छक्का 216। ये तीनों किस्त हो गया और यहाँ पर कीमत हो गया। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये कीमत है, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, किस्त है। यह आपका किस्त है। ओके, किस्त क्या है दोस्तों, हर साल किस्त बराबर है। लेकिन भैया यहाँ बताइए 6 है अनुपात 36 है 16 बराबर है क्या, नहीं बराबर है। आपको किस्त को करना है बराबर, कैसे करिएगा, 36 में जब 6 से गुना करेंगे तो ये 216 हो जाएगा, और 6 में जब आप 36 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये 216 हो जाएगा। जो काम आपने यहाँ किया है वही काम आप इधर भी करेंगे। यहाँ भी 36 से गुना करेंगे और यहाँ भी आप 6 से गुना करेंगे। ये टोटल आपका क्या निकल गया, टोटल ये आपका कीमत निकल गया। देखिए 36 पंजे कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 5 या 15 3 18, 180 यहाँ पर हो जाएगा, ये 180 हो गया। यहाँ पर गुना करिए, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 150 यहाँ पर हो गया, 150 यहाँ पर हो गया, 180 150 और 125, इन सभी को जोड़िए भैया कितना हो रहा है, इन सभी को जोड़ दीजिए कितना हो रहा है कीमत, इनका कीमत कितना हो रहा है दोस्तों, एक बार सभी लोग बताइए भैया कितना हो रहा है इसका कीमत। इसका कीमत कितना होगा आप लोग बताइए, कितना होगा कीमत भाई। देखिए भैया जब आप 180 150 125 को जोड़िएगा दोस्त ने, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा कितना 455, क्या होगा दोस्तों 455, क्लियर है 455, ये आपका कीमत है, इसी का मान आपको निकालना है दोस्तों, इसी का मान निकालना है। हर एक किस्त का मान दिया है कितना है 1250 रुपये है दोस्तों, हर एक किस्त का मान कितना है 1250। इसका मतलब 216 का मान कितना दिया है दोस्तों, 216 का मान दिया है 1250 रुपये, 1250 रुपये, ये 216 का मान दिया गया है। ठीक है भाई, 216 का मान 1250 है, आपको किसका मान निकालना है भैया 455 का, तो 455 का मान कितना हो जाएगा, 455 का मान निकालेंगे तो 1250 बटे 216 गुना 455, 455, बस इसी को आपको हल करने हैं दोस्तों, इसी को आपको हल करने हैं। एक बार आप सभी लोग इसका गुणा भाग करके जरा बताइए कि क्या उत्तर आने वाला है, इसका आप गुणा भाग करके दोस्तों बताइए क्या उत्तर इसका आने वाला है दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। प्यारे साथियों आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए, जो चीज़ मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए कर रहा हूँ उस पर आप फोकस करिए दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका माइंड डेवलप होगा। जब आप अपने खुद कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए आपका दिमाग बहुत ज़्यादा विकास करेगा दोस्तों, और कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या रहा है, जो आएगा दोस्त वही इसका राइट आंसर है। दशमलव नहीं लेना है, पूर्णांक ही लेना है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक ही लेना है आपको, क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक ही लेना है दोस्तों। तो इसका भी आप लोग हमें कमेंट में आंसर बताइए, बस इसी को हल करने हैं दोस्तों, इसी का आपको गुणा भाग करने हैं, बस जो आएगा वही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है भैया, आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर कहा गया है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपये है, तो धनराशि बताइए दोस्तों। जब 2 साल की बात हो दोस्तों तो हमने आपको फार्मूला बता रखा है, क्या बताया भैया, डी बराबर होता है P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ये 2 साल का फार्मूला होता है, जहाँ डी क्या है डिफरेंट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये कितना दिया गया है दोस्तों 80, 80 बराबर पी यानी मूलधन निकालना है, आर का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर करिए 16 हो जाएगा, बटे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर 16 से काटिए, 16 पंजे 80, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस 10,000 का गुना 5 में कर देंगे तो पी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50,000।
पी का मान दोस्तों हो जाएगा 50,000। 50,000 इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अच्छा दोस्त, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं दोस्तों, 100, अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं तो इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 25% अधिक, यानी इसका अंकित मूल्य क्या होगा, 125%। क्लियर। यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है तो निकटतम छूट प्रतिशत कितना है। छूट परसेंट बताना है निकटतम। देखिए दोस्त, कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया, इसको बेचा गया लाभ परसेंट पर, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 6.4% के लाभ पर। 100 का सामान 6.4% के लाभ पर बिका, इसका मतलब 106.4 पर बिका है सामान। ठीक, कितने का छूट दिया गया, 125 अंकित मूल्य था दोस्तों, बेचा गया है 106.4 में, तो कितना छूट यहाँ से दे दिया गया, यहाँ से छूट कितना दिया गया है, घटा कर चेक कर सकते हैं दोस्त। आप घटा दीजिए ना, यहाँ से घटाएंगे तो कितना का छूट दिया गया निकल जाएगा। तो घटाइए एक बार, सभी लोग घटा कर बताइए कितना होगा। घटाने के बाद कितना आएगा दोस्तों, जब आप घटाइएगा दोस्त तो यहाँ से आ जाएगा 18.6। कितना होगा, 18.6, यानी 18.6 का छूट दिया गया है। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो छूट हमेशा मिलता है दोस्तों अंकित मूल्य पर। 125 बट्टे क्या हो जाएगा, 125। भिन्न को परसेंट में बदलेंगे, 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा। क्लियर। आप काटिए 5 से, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 25 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 25 बार में दोस्तों यह कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करिएगा, अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करिए। कैसे करेंगे भैया, देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, 2 छक्का 12 के 2 हासिल का 1, और 2 8 16, 1 17 के 7 हासिल का 1, और 2 एकम 2 1 3, 372/25 हो जाएगा, 372/25। यहाँ से काटिए, 25 से काटिए, 25 से कम में 25, 25 से कम 25 होगा दोस्तों, क्या बचेगा यहाँ पर 25, 12 बचेगा, 12 बचेगा, हो जाएगा क्या 122, 122, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, ज़्यादा हो जा रहा है दोस्तों, ज़्यादा हो जा रहा है तो आप क्या करिए ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप लोग, देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 372 आ रहा है बट्टे 25 है दोस्तों, आप इस 25 को लिख सकते हैं 100/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 25 को दोस्तों आप लिख सकते हैं 100/4, क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, 100/4 ये 25 सही है, तो ये 4 चल जाएगा ऊपर, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 का गुना कर दीजिए यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 सते 28 की 8 हासिल का 2 हो जाएगा, और 4 3 12 2 14। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करने हैं, 100 से भाग भी करने हैं। 100 से जब भाग करिएगा दोस्त तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा ना, दशमलव यहाँ पर 2 स्थान पर लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव 2 स्थान पर लगेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो हो जाएगा 14.88। तो हमें लगभग मान बताना है, निकटतम मान बताना है दोस्तों। तो 14.8, जब दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा होता है तो पूर्णांक में 1 प्लस कर देते हैं, 14 + 1 15 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 15 के आसपास है, तो इसका आंसर क्या होगा 15%, लगभग 15%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते भैया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ए और बी के बीच में एक चुनाव। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हराया। ए को क्या किया, कुल मतों के 8% से दोस्तों हरा देता है। जब हरा देता है तो यदि कोई अवैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है दोस्तों, आपको अंतर बताने हैं। एक बात जरा बताइए दोस्तों, अगर दोस्तों ए X% वोट पा गया, ठीक है, तो बी कितना पाएगा दोस्तों,
बी कितना पाएगा भाई? ये जो है x% वोट पाया है, अब बी कितना पाएगा? ए को कुल मतों के 8% से हराया गया है, बी हराया है, तो इसका मतलब ए अगर यक्स पाया है तो बी यक्स प्लस 8 पाएगा, क्योंकि 8 मतों से हराया है 8% से, तो 8% वोट ज़्यादा पाया है, तो यहाँ पर यक्स प्लस का 8 हो जाएगा, यक्स प्लस 8% हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? यक्स प्लस का 8% हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो यह वोट यक्स पाया है और जो वोट बी पाया है, ये दोनों परसेंट जो है दोस्तों दोनों का, ये दोनों 100% के बराबर हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि यक्स प्लस 8 ये किसके बराबर है दोस्तों? 100 के, 100% के। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 100 में से 8 घटाइए तो क्या हो जाएगा? 92। 92 को काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, यानी यक्स का मान क्या होगा दोस्तों? 46%। यक्स का मान 46। अगर यह 46% वोट पाया है तो यह कितना पाएगा दोस्तों? 46 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा? 54%। ठीक है, 54% बी पाया है। लेकिन बी ने कितना पाया है वोट? बी पाया है 16,200 वोट पाया है बी, यानी 54% का मान दोस्तों कितना है? 54% का मान 16,200 है, 16,200 है 54% का मान। कह रहा है कि ए और बी के मतों में कितना अंतर है, तो कितना का अंतर यहाँ पर आ रहा है? 8 का। तो 8 का मान निकालना है, 8 का मान निकाल दीजिए। 16,200 बटे 54 गुना 8, बस यही करना है। इसको काटिए, 9 से काटिए, 9 छक्का 54, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 8 72, 18 हो जाएगा। 6 से काटिए, 6 तियाँ 18, 3 बार में कैंसिल, 3 बार में यहाँ पर कट जाएगा, यानी 8 तियाँ 2400, 2400 इसका राइट आंसर है। कितने वोटों का अंतर है दोस्तों? 2400 का, 2400 यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझ लिया होगा। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 70 है। अगर औसत 70 है दोस्तों तो इसका योगफल क्या होगा? देखिए औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है दोस्तों, औसत बराबर योग बट्टे संख्या। क्या होता है? योग बट्टे संख्या। योग बट्टे संख्या होता है औसत बराबर। अगर आपको योग निकालना है दोस्तों तो औसत बट्टे 1 कर दीजिए, योग का गुना 1 में, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। ठीक है, औसत गुना संख्या हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो अगर 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं, संख्या कितना है दोस्तों? 7 है, और औसत क्या है? 70, तो 70 गुना 7 कर दीजिए, 7 7 49, यानी 490। 490 क्या हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा। योग कितना हो गया? 490। 490 हो गया। 7 संख्या का योगफल कितना होगा? 490, जिनमें से कहा है कि 6 संख्याएं दी गई हैं, 32, 69, 72, 65, 79 और 48। तो इनका योग क्या हो जाएगा? सबको जोड़िए दोस्तों। 8 9 17, 17 5 22, 22 और 2 24, 24 2 26 और 26 5 हो जाएगा दोस्तों 35। 35 के 5 हो जाएगा यहाँ पर, 35 के 5 लिखिए, 35 के 5। ठीक है, हासिल का 3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर जोड़िए इसको, 3 6 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 22 4 26, 26 और 26 और 7 33, और 33 और 3 कितना जाएगा दोस्तों? 36। 33 3 36, 36 हो जाएगा यहाँ पर। इसी को घटा दीजिए यहाँ पर, तो 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से यहाँ पर 7 2 6 गया तो बचेगा 2, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 125 वह 7वीं संख्या होगा दोस्तों जो यहाँ पर पूछा गया है। 125 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है दोस्तों। क्या इसमें कोई दिक्कत आपको है? भाई देखिए 7 संख्याओं का औसत योग कितना निकल गया? 490, जिनमें से 6 संख्याएं तो दी गई हैं, तो जो घटाएंगे वो 7वीं संख्या रहा होगा, तो 7वीं संख्या कितना हो जाएगा? 125। क्लियर है? आगे आइए अगले क्वेश्चन पर आइए भैया। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। देखिए दोस्त,
एक समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसके आधार की लंबाई बताइए। दोस्तों आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? एक बट्टे किसी भी समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एक बट्टे 2 बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। ये होता है किसी भी समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो दे रखा है कितना? 42। इधर कितना है भैया? 42 है, बराबर 1/2। यहाँ पर इसकी लंबाई यानी ऊंचाई दिया है 10, तो आधार निकालना है, ऊंचाई तो 10 है। ठीक है, 42 दूना 84 हो जाएगा दोस्तों। 84 10 का गुना है, 10 का इधर भाग हो जाएगा। ठीक, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 8.4। 8.4 इसका राइट आंसर है दोस्तों, 8.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इस प्रकार से है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों चतुर्थानुपाती आपसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों चतुर्थानुपाती निकालने का तरीका मैंने आपको हर एक सेट में बताया है और हर एक सेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आप लोग इसे विधिवत तरीके से पढ़िए, अनुपात समानुपात पढ़ के जाइए दोस्तों, पूरा पढ़िए। चतुर्थानुपात निकालने का तरीका क्या होता है देखिएगा। लास्ट के जो दोनों है गुणा कर दीजिए, यानी 9, लास्ट के दोनों का गुणा करिए, 5 गुणे 9 कर दीजिए, 5 गुणे 9। अब पहले वाले से भाग यानी 3 से भाग कर दीजिए दोस्तों, 3 से भाग करिए, 3 से काटिए, 3 3 9, 5 3 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए भैया, आपके सामने दिया गया है इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए दोस्तों। एक गोला था जिसको 2 बराबर भाग में काट दिया गया। जब काटा गया है तो हर एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। अर्धगोला है दोस्तों, जब अर्धगोला है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, यह एक गोला है, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि पूरा ढकना है। जब आप ढकेंगे तो ऊपर क्या एक सर्कल बन रहा है कि वृत्त बन रहा है, तो ये वृत्त भी ढक जाएगा दोस्तों। तो वृत्त जब ढक जाता है तो इसका क्षेत्रफल बनता है दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है 3πr²। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? एक गोले का क्या होता है? 4πr³ होता है। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखिए ये πr³ तो समान है, यानी क्या बच जाएगा यहाँ से? 3 संबंधी 4, 3 संबंधी 4, 3 संबंधी 4 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, 3 संबंधी 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 256 और 484 का मध्यानुपात बताइए। दोस्तों मध्यानुपात जो है यह कैसे निकालते हैं? इसको मध्य में रखते हैं, किसके? अंडर रूट के। बस 256 गुना 484, 400 दोस्तों 84। ठीक है, इसको मध्यानुपात जब भी पूछेगा तो आपको मध्य में रखना, किसके मध्य में? करड़ी के। 256 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 16 होता है। 484 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 22 होता है। 16 गुना 22 करिए, 16 गुना 32, हासिल का 3, 16 गुना 32 3 35, यानी 352 हो जाएगा। 352 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, 352। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और एक बस उसे 35 मीटर आगे चल रही है। 15 सेकंड बाद उससे 40 मीटर पीछे है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। बस का चाल आपको बताने हैं, यहाँ पर बस का चाल बताना है। बस का चाल क्या है? लेकिन बस का जो चाल है वह कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर क्या करना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या चल रहा है? कार।
15 मिनट के बाद उसे 40 मीटर पीछे छोड़ देता, किसे? बस को। यानी 15 मिनट में कार ने कितना दूरी तय कर लिया? 15 मिनट में कार कितना दूरी तय किया है दोस्तों? आपको यहाँ पर दूरी निकाल देना है, ठीक है। 15 गुना 70, ये 15 क्या है? सेकेंड है। 15 क्या है दोस्तों? सेकेंड है। और 70 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसको आप हल करेंगे दोस्तों, तो जब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 291.6 291.6 यहाँ पर आ जाएगा जब इसको आप हल करेंगे, ठीक है भाई। देखिएगा आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या चेक निकालना है आपको? बस इस 15 सेकंड में कितना दूरी तय की है? बस 15 सेकंड में कितना दूरी तय की है? तो बस कितना दूरी तय की है यह आपको निकालना है। अगर तो 291.6 में से आपको घटाने हैं कितने? आपको दोस्तों यहाँ पर घटा देना कितना? 40 मीटर पीछे छोड़ देता है। अब 35 मीटर पहले से ही वह आगे था, तो 40 और 35 कितना हो जाएगा? 75। इसमें से आपको 75 घटा देने हैं। 75 जब घटाएंगे दोस्तों, जब आप 75 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? यहाँ पर 75 जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से आप 75 घटाइए, 75 घटाएंगे, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 6 हो जाएगा। और 11 में से 5 गया तो 6, और 8 में से 7 गया तो 1, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2, 216.6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बस का दूरी निकल गया। अब हमें बस की चाल निकालना है। 15 सेकंड में 216.6 मीटर की दूरी तय करता है बस, तो 15 सेकंड में कितना उसका चाल हो जाएगा? दूरी बटे समय होता है दोस्तों चाल, तो बस की यह स्पीड निकल जाएगी 216.6/15 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा कितना? यहाँ पर आएगा 144.44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। यह बस की स्पीड आ गई 144.44, लेकिन आपको जो चाल बताना है वह किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा? 18/5 से गुना कर दीजिए। अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में जाते हैं लेकर, तो आपको 18 वाला जो ज़्यादा होता है ऊपर लिखना होता है, यानी 18/5 से आपको इसमें गुणा करना है। जब गुणा करेंगे दोस्तों 18/5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 51.98, 51.98, ठीक है, 51.98 होगा। आपसे यहाँ पर जो चाल निकालना है, पूछा गया है, वह निकटतम निकालना है। तो 51.98 का मतलब लगभग 52 के आसपास है, तो 52 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर होगा। 52 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये इस प्रश्न का सलूशन है दोस्तों। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना था, सोचना था दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। कहा जा रहा है यहाँ पर ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य पूर्ण होने तक वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी जब तक काम पूरा हुआ है तब तक एकांतर दिनों में काम करते हैं। यानी पहले दिन ए शुरू करके कार्य को पूर्ण करने में ए और बी कितना समय लेंगे। यानी पहला दिन जो है दोस्तों ए काम को शुरू करता है, उसके बाद अगले दिन बी आता है, फिर अगले दिन ए आता है, उसके अगले दिन बी आता है। इस प्रकार से काम चल रहा है। तो सबसे पहले आप निकालिए कितना टोटल काम है। भाई अगर ए जो है, ए अगर 18 दिन में काम कर सकता है तो बी उसी 12 दिन में काम कर सकता है, उसी काम को बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों का लघुत्तम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 और 12 का लघुत्तम 36 हो जाएगा इसका लघुत्तम। यानी टोटल काम कितने? 36। 18 दिन में 36 काम करना है, तो एक की क्षमता क्या हो जाएगा? 18 दूना 36, एक की क्षमता दोस्तों 2 हो जाएगा। और यहाँ पर बी की क्षमता क्या हो जाएगा? 12 3 36, तो बी की क्षमता दोस्तों 3 हो जाएगी। अब देखिए एक दिन, पहला दिन क्या हुआ है? पहले दिन ए आया है, पहले दिन ए पहले दिन काम किया एक दिन, ठीक है। एक दिन में वो कितना काम किया भैया? 2 काम किया। अब बी अगले दिन आया, अगले दिन एक दिन वो भी काम किया, कितना काम किया? 3 काम। भाई यहाँ से देखिए 2 दिन तो हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन 2 दिन में कितना काम हुआ? 3 2 5 काम।
2 दिन में 5 काम हुआ है, हमें काम कितने कराने हैं 36, ठीक है। तो 5 काम हो गया है, 2 दिन हो गया, तो अब यहाँ पर ये चेक कर लीजिए 5 के पहाड़े में लगभग 36 के पास कितनी बार में जा सकते हैं, यानी 5 का पहाड़ा पढ़िए कि लगभग 36 बार 36 के आसपास पहुंच जाएं। तो 5 सात 35, लगभग 7 बार में जब जाएंगे, 7 बार में जब गुणा करेंगे यहाँ पर 7 बार में, तो यहाँ पर 7 पंजे 35 काम हो गया। तो 7 से गुना यहाँ किए हैं, 7 से गुना यहाँ भी करेंगे, 7 दूना 14 दिन यहाँ पर लग गया, 14 दिन यहाँ पर लग गया, 35 काम हो गया। अब अगला दिन कौन आएगा, ए आएगा। अगला दिन कौन आएगा भैया, ए आएगा। लेकिन एक अभी काम कितना बचा है, एक, 35 काम हो गया, 36 काम करना है, एक काम बचा है दोस्तों। लेकिन ए आएगा तो ए अपनी क्षमता से काम करेगा, कितना क्षमता है ए का, 2 की क्षमता से काम करेगा, लेकिन काम कितना करना है, एक, यानी 1/2 काम करेगा कौन, एक। तो 1/2 यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 1/2 यहाँ पर भी जोड़ दीजिए। 1/2 का मतलब होता है दोस्तों आधा, 0.5, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 14.5 दिन। 14.5 दिन में काम समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, और इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, 2 दलों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में दल ए ने दल बी से कुल मतों के 16% के बराबर अधिक मत प्राप्त किए। यदि दल बी को 25,200 मत प्राप्त हुए और कोई भी अवैध मत नहीं है, तो दल बी कितने मतों से चुनाव हार गया। देखिए दोस्तों, जो बी दल था, बी दल को कितना वोट मिला भैया, 25,200 वोट मिला है दल बी को। ए को तब कितना मिला होगा, ए को कितना मिला होगा भाई, ए को बी से 16% अधिक मिला है, तो ए को कितना मिला होगा, 25,200 प्लस का 16%, ठीक है। यह वोट मिला किसको, ए को, यह वोट मिला है दोस्तों ए को। अब ये टोटल जो वोट ए को मिला है और जो वोट बी को मिला है, इन दोनों वोटों का योग जो होगा वह 100% के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं भैया कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 25,200 प्लस ए का कितना है 25,200 प्लस का 16%। ये जो 16% है दोस्तों, 16% जब इधर लेकर जाएंगे बराबर के बाएं साइड में, तो 100 - 16 हो जाएगा, इसका मतलब 84% हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 84% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25,200 को जब जोड़ेंगे 2 बार तो 50,400 हो जाएगा, 50,400 हो जाएगा। 84% का मान 50,400 हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है, दल बी कितने मतों से चुनाव हार गया। तो दल बी जो है दोस्तों, वह कितने मतों से चुनाव हारा है, 16% वोट से हारा है। तो कितने मतों से हारा है, पहले आप ये निकालिए टोटल वोट है कितना, 100% का मान निकालिए। यहाँ से 100% का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 50,400 बटे 84 गुना 100, ठीक है। अब इसको काटिए, इसको जब काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 84 से कटेगा कितनी बार में, 84 से दोस्तों जब काटेंगे तो 84 से 504 कटेगा 6 बार में, ठीक है। 6 बार में कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000, क्या हो जाएगा दोस्तों 60,000, 4 जीरो है यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 60,000 हो गया दोस्तों। अभी पूछा है भी कि दल बी कितने मतों से चुनाव हारा है। ये 60,000 तो वोट था, 16% वोटों से हारा है, तो इसका आप 16% निकाल दीजिए, 16% निकालिए। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 16 छक्का कितना होगा दोस्तों, 96, 16 छक्का 96, यानी 96 100 वोटों से यह हारा है कौन, दल बी। 96 100 वोटों से दल बी चुनाव को हार गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों 19 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20वां प्रश्न आपके सामने है और यही लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यही इस प्रश्न का बिल्कुल लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर 12 है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऊपर दोस्तों यहाँ पर 12 लिया गया है, यहाँ पर 12 है दोस्तों,
2 3 5 पर क्या है, बार है। ठीक है, 2 3 5 पर यहाँ पर बार दिया गया है दोस्तों। तो इसका आप लोग बताइए क्या होगा उत्तर। देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों अशांत दशमलव। तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, आप इन पूरे में से, किस पूरे में से, 45 235 में से 45 235 में से घटा दीजिए किसको, जिस पे बार नहीं है। तो 45 पे बार नहीं है तो 45 यहाँ पर आप घटा दीजिए, बटे नीचे क्या करेंगे आप, जितनी संख्याओं पे बार होता है दोस्तों उतना नीचे 9 लिखते हैं। 9 3 संख्या पे बार है, 3 नीचे 9 हो जाएगा। जितनी संख्या पे बार नहीं है दोस्तों उतना आप 0 लिखिए। 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 ठीक 0 हो जाएगा। बस इसी को हल करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया तो दोस्तों 9 बचेगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, बटे 9 9 9 00। ठीक है, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 45 19 बटे 99 90, 4519 बटे 9990, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों हम लोग 20 प्रश्न कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इन 20 प्रश्नों के आपने जवाब भी किए होंगे। आपका स्कोर कितना है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी प्यारे साथी अपना ध्यान दीजिएगा।